नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी चारधाम से जुड़ी आ रही है। कपाट बंद होने की आज से शुरुआत। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से शुरुआत इसकी होने जा रही है। बस अब से कुछ ही देर बाद 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद होंगे। कल केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तो चारधाम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है। कपाट बंद होने की आज से शुरुआत कपाट बंद होने की थोड़ी देर में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे शीतकाल के लिए। तो आपको बता दें कि 10 क्विंटल फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। कल केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। चारधाम यात्रा से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने इस बार चारधाम यात्रा की है और सुगम व्यवस्था जो है चारधाम यात्रा के दौरान सरकार द्वारा की गई। और आज चारधाम यात्रा में सर्वप्रथम गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं, यमुनोत्री धाम के कपाट कल बंद होंगे। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदारनाथ मंदिर। बड़ी और अहम जानकारी, 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो चारधाम से जुड़ी आ रही ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। कपाट बंद होने की आज से शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर में गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। अहम जानकारी, 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट सर्वप्रथम बंद होंगे। कल केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। जानकारी, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ। तो 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। चारधाम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपाट बंद होने की आज से शुरुआत जो है वो हो गई है। थोड़ी देर में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी, 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट यानी अब से कुछ ही देर में बंद हो जाएंगे। जय मां गंगे। आज अन्नकूट के पावन पर्व पर मां भगवती गंगे के कपाट शीतकाल दर्शन हेतु बंद हो जाएंगे। इस बात में मां गंगे के कपाट शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखी मठ में होंगे और आज मां भगवती गंगे की डोली 12:15 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम मार्कंडे में भगवती मंदिर में करेगी और कल सुबह मार्कंडे देवी मंदिर से प्रस्थान करके अपने शीतकालीन प्रवास में विद्यमान हो जाएगी और मां गंगा जी के दर्शन निरंतर शीतकालीन प्रवास में होते रहेंगे। जिन लोगों को मां भगवती गंगे के शीतकाल में दर्शन करने हो वही मुखबा में आकर के मां भगवती के दर्शन कर सकते हैं और अगले वर्ष पुनः अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां भगवती गंगे के कपाट दर्शन हेतु खुल जाएंगे। मैं मां भगवती गंगे के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहें और पुनः अगले वर्ष सब लोग गंगोत्री धाम में और मां गंगा जी की दर्शन करें, यात्रा का लाभ लें और अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर का भी लाभ लें। जय मां गंगे, हर हर गंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट बस अब से कुछ ही देर में बंद होने जा रहे हैं। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के कपाट 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे और फूलों से सजाया गया है चारधाम स्थित मंदिरों को। थोड़ी देर में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कल केदारनाथ यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे और फूलों से सुसज्जित गंगोत्री धाम और अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं गंगोत्री धाम यहाँ पर पहुंचे हैं और मां गंगा और स्थित ये गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, चारधाम यात्रा और उनमें से एक गंगोत्री धाम के कपाट बस कुछ ही देर रह गए हैं, कपाट बंद होने में शुरुआत आज से हो रही है। क्या कुछ जानकारी यहां पर मिल पा रही है? ये चारधाम यात्रा काफी सुगम रही सरकार की व्यवस्थाओं के जरिए भी और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे इस बार चारधाम यात्रा में। काफी सफल यात्रा मानी जा रही है क्योंकि चारधाम की यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट गया है। जैसे बात करें केदारनाथ, बात करें बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो उसमें श्रद्धालु ने दर्शन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल की यदि तुलना करें तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा श्रद्धालु इस बार
दर्शन करने को आए हैं। वहीं अब कपाट के बंद होने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। और यदि बात करें यदि केदारनाथ की, तो केदारनाथ में 10 मई 2024 ये कपाट खुलने की तारीख थी। और वहीं 3 नवंबर 2024 को, यानी कि 3 नवंबर को कपाट बंद हो जाएगी। वहीं बात करें यदि बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ 12 मई 2024 को कपाट खुलने की थी और 6 नवंबर 2024 को ये बंद होने की तारीख घोषित की गई है। और गंगोत्री की यदि बात करें तो 10 मई 2024 को कपाट खुलने की तारीख थी और 2 नवंबर 2024 को कपाट बंद होने की तारीख घोषित की गई, यानी कि आज के गंगोत्री की कपाट बंद हो जाएगी। दूसरी बात, यमुनोत्री की यदि बात करें तो वो भी 10 मई 2024 को कपाट खुले थे और 3 नवंबर 2024 को, यानी कि कल, यमुनोत्री के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कपाट बंद होने की तारीख की घोषणा कर दी गई और आज गंगोत्री की कपाट बंद हो जाएगी। तो पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री के कपाट को बंद किया जाएगा। वही गंगोत्री के कपाट को बंद करने से पहले वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। पूरी तरीके से मंदिर को सजाया गया है, फूलों की मालाओं से मंदिर को सजाया गया है। और यदि बात करें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ जाकर दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद वहां भी दर्शन करने के साथ साथ कहा जाए कि एक चुनावी प्रचार भी हुआ था। दूसरी बात यदि करें कि केदारनाथ में इस बार श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट गया है। श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूटने के वजह तो कहीं है, क्योंकि देश विदेश से भी काफी श्रद्धालु, काफी सैलानी यहाँ पर आए थे और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन किए। वहीं पर इस बार जो है केदारनाथ को आपदा को भी झेलना पड़ा। आपदा के कारण कई बार केदारनाथ की यात्रा भी रुक गई थी। केदारनाथ की यात्रा रुकने के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता लगातार बना रहा और देश विदेश से काफी श्रद्धालु आए। लेकिन उसके बाद भी यदि बात करें कि कपाट बंद होने से पहले रिकॉर्ड तो श्रद्धालु वहां पर दर्शन किए। जी बिल्कुल यशराज, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए चारधाम यात्रा जो है वो इस बार काफी सफल भी यहाँ पर रही है, लेकिन भगवान बद्री विशाल के कपाट अभी बंद होने में समय जरूर है। ऐसे में श्रद्धालु जो है काफी संख्या में वहां पर भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बात करें यदि केदारनाथ और बद्रीनाथ की, जैसा कि आपने बद्रीनाथ का जिक्र किया, बद्रीनाथ में भी अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। वहां पर बद्रीनाथ में अभी भी यदि सुबह की बात करें तो आज सुबह से ही बद्रीनाथ में काफी लंबी लाइनें लगी हुई है। केदारनाथ में काफी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ का, क्योंकि अंतिम दर्शन के पहले कल यानी रविवार को केदारनाथ का कपाट बंद हो सकता है। तो इसको बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ लगी है। श्रद्धालु सोचते हैं कि एक दिन पहले जो आरती होती है, कपाट बंद होता है, उसको दर्शन करने वहां पर देखें, क्योंकि उसके बाद अगले साल ही केदारनाथ के दर्शन करने को मिलेगा, बद्रीनाथ दर्शन करने को मिलेगा। तो इसी बात श्रद्धालुओं की भीड़ काफी संख्या है। वहां पर सरकार के द्वारा सुविधा भी बहुत ज्यादा सुविधा की व्यवस्था की गई थी। हेलीकॉप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से इस बार हेलीकॉप्टर का भी संचालन किया गया है। घोड़े खच्चर के द्वारा भी इस बार यातायात काफी अच्छा रहा है। तो अभी यशराज, अगर बात की जाए कल की, क्योंकि कल यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो यहाँ पर बंद होंगे, उस दौरान क्या कुछ व्यवस्था की गई, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। कितने बजे जो है ये जो कपाट है वो यहाँ पर विधि रूप से बंद कर दिए जाएंगे? और बताया जा रहा है कि बेहद खूबसूरती के साथ, फूलों के साथ सजाया गया है चारों धाम। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज पूजा अर्चन के बाद गंगोत्री का कपाट बंद हो जाएगा। वहीं गंगोत्री के कपाट के बंद होने के बाद कल केदारनाथ के कपाट भी बंद होने की तिथि, कल केदारनाथ कपाट भी बंद हो जाएगा। इसलिए केदारनाथ मंदिर को पूरी तरीके से फूलों से सजा लिया गया है। कई 5 से 10 क्विंटल फूलों के लाया गया था और उन फूलों से केदारनाथ मंदिर को पूरी तरीके से सजा लिया गया है। वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम को भी पूरी तरीके से सजा लिया जाता है। बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से फूलों से लवलेस कर दिया जाता है। और यदि बात करें आज गंगोत्री धाम बंद होने से पहले वहां के पंडा पुरोहितों के द्वारा काफी ज्यादा पूजा अर्चना की गई और श्रद्धा भाव से कपाट को बंद कर दिया गया है। और यमुनोत्री की भी यदि बात करें तो यमुनोत्री का भी यही प्रोसेस है। वहां पर भी जो कपाट बंद होते हैं, कपाट बंद होने से पहले यमुनोत्री धाम की पूजा अर्चना की जाती है। पंडा पुरोहितों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग दर्शन करने आते हैं उनको दर्शन कराया जाता है और पूरे भक्ति भाव से शंखनाद होते हुए कपाट को बंद कराया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज इस तमाम जानकारी के लिए। और बस कुछ ही देर बाद अभी 11:14 पर जो कपाट है गंगोत्री धाम के वो बंद कर दिए जाएंगे विधिवत रूप से। तो देश भर में आज गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है और वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। आप सभी को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
ये पावन पर्व हमें प्रकृति, पशुधन और कृषकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। आप सभी को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से मुलाकात भी की। वहीं मुख्यमंत्री के अपने गृह नगर पहुंचने पर स्थानीय जनता ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी किया। वहीं सीएम धामी ने जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही समस्याओं के निवारण के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल है, जिसमें कुमारी शैलजा, करण मारा, यशपाल आर्य, हरीश रावत समेत कई अन्य नाम भी शामिल है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल है, जिनमें कुमारी शैलजा, करण मारा, यशपाल आर्य के नाम शामिल है। हरीश रावत समेत कई अन्य नाम भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जारी की है। स्टेट ब्यूरो प्रमुख योगेश राणा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। योगेश जी, आज केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। किन किन के नाम शामिल हैं इन स्टार प्रचारकों की कांग्रेस की लिस्ट में? जी बिल्कुल अंजलि, अगर केदारनाथ उपचुनाव की बात करें तो पूरे देश की इस पर नजर है। सबसे पहली तो बड़ी बात यह है कि बाबा केदारनाथ का मंदिर है वहां पर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी आस्था है। और जैसे अयोध्या में जो फैजाबाद लोकसभा सीट है उसके बाद, और उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद ये नजर है कि केदारनाथ में क्या होने जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 40 स्टार प्रचारक है। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेके जितने कांग्रेस के उत्तराखंड में गुट माने जाते हैं, जो 3 गुट है, सबके नाम उसमें शामिल है। हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम, कर्ण मेहरा जो प्रदेश प्रभारी, कुमारी शैलजा, 40 स्टार प्रचारक। और अगर बीजेपी की स्टार प्रचारकों की बात करें तो उसमें भी 40 नाम है। यानी कि दोनों स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़ाई बराबर की है। अगर देखें बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में देखें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर और सारे मंत्री, प्रदेश सरकार के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम लोगों के नाम उसमें शामिल है। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है, केदारनाथ उपचुनाव में को लेकर उत्तराखंड में गर्मी किस तरह से बढ़ी हुई है राजनीतिक तौर पर, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिवाली के मौके पर बाबा केदारनाथ मंदिर में मत्था टेकने गए और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जब तक केदारनाथ को विधायक नहीं मिल जाता मैं विधायक की तरह केदारनाथ की सेवा करूंगा। तो एक तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं कि मैं एक विधायक के तौर पर सेवा करता रहूंगा बाबा केदार की। तो एक तरह से ये पूरा चुनाव धामी के चेहरे पर बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव वहां पर आशा नोटियाल नहीं, पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी उसको उसी तरीके से ले रही है। और अगर कांग्रेस की तरफ देखे तो कांग्रेस ने अपने एक बड़े चेहरे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को आगे किया हुआ है। हालांकि चुनाव में नॉमिनेशन से पहले, टिकट बंटवारे से पहले बड़ी लड़ाई दोनों दलों में दिखी है, लेकिन अब दोनों दल एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। 2 तरह की चुनावी कसरत चल रही है। एक मैदान पर जो माना जा रहा है दिवाली के बाद अब स्टार प्रचारक उतर जाएंगे और कैंडिडेट भी बहुत तेजी से वहां चुनाव प्रचार करेंगे। और दूसरा क्या है,
एक नैरेटिव सेट करने की जो बात है उसको लेकर अभी दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स के घर गए। जो पुराने बड़े लीडर है उत्तराखंड में बीजेपी के, उनके भी घर गए और उसमें दिलचस्प बात यह है कि हरीश रावत के घर पर भी दिवाली की बधाई देने गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की है। तो अब देखना ये होगा कि केदारनाथ का परिणाम जो आएगा वो किस दिशा में जाता हुआ दिखता है। लेकिन योगेश राणा जी, कांग्रेस के भीतर खाने जो गुटबाजी हावी होती दिखी है, खासकर हमने देखा था उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी, उस दौरान जो पूरा डिस्कशन चल रहा था उस दौरान भी कहीं वो इन चुनावों में भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसका जो प्रभाव है वो हमने देखा है। अब ऐसे में कितना प्रभाव उत्तराखंड के इस एक सीट पर होने वाले उपचुनाव पर पड़ता है और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी क्या प्रभावित करती है इस चुनाव को कांग्रेस पर, वो देखना होगा काफी महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही है। कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी कैंडिडेट जो नॉमिनेशन थी और जो टिकट बंटवारा था उसके पहले बीजेपी में दिख रही थी, लेकिन वो अब दिख नहीं रही है। बीजेपी क्या करती है कि शुरू में अगर टिकट की महत्वाकांक्षा को लेकर थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव बनता है, उसको मैनेज करना जानती है और वो जमीन पे काम कर लेती है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दिखा तो रही है। अभी मनोज रावत के नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा जो ऊखीमठ में हुई, उसमें हरीश रावत ने मंच से खड़े होकर कहा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का चतुर्भुजी नेतृत्व है उत्तराखंड में, वो अपने जो 4 बड़े नेता है, करण मेहरा, यशपाल आर्य, गणेश गोजाल और प्रीतम सिंह का नाम लेते हैं। और हरीश रावत के बड़े मनमुटाव रहे 2016 से जब वो पार्टी छोड़कर गए थे। लेकिन वहां पर हरीश रावत ने कहा कि एक तरह से हरक सिंह रावत 5वें पिलर के तौर पर कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं और इनको हम एक बड़ा दायित्व दे रहे हैं, यहाँ चेहरा बना रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ऊपर से कही गई बातें हैं। कांग्रेस में क्या होता है, ऊपर दिखता रहता है लेकिन भीतर खाने बड़ी चिंता रहती है, बड़ी टूट होती रहती है। अभी हरियाणा का जो इलेक्शन हो उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है 2022 का जो उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी कुछ समय पहले ही, कुछ माह पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हरीश रावत और करण मेहरा के बीच में जो तलवारें खींच गई थी वो सार्वजनिक हो गई थी, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा एक और बड़ी बात है, कांग्रेस ने केदारनाथ में मनोज रावत को एज ए उम्मीदवार उतारा है और मनोज रावत के साथ साथ कांग्रेस वहां पर जो शैला रानी रावत है, जो बीजेपी की लीडर है, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो दिवंगत हो गई और उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला। तो यानी कि अगर देखें लाइन लेंथ, बीजेपी की बहुत साफ है, उसकी लीडरशिप की बहुत साफ है, लेकिन कांग्रेस क्या है, वो बार बार कभी इस मुद्दे पर जाती है, कभी इस मुद्दे पर जाती है। तो ये जो भटकाव है और जो अंदरूनी लड़ाई है, अब ये भारी तो पड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश राणा जी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। आशा नौटियाल बीजेपी प्रत्याशी है जबकि मनोज रावत कांग्रेस प्रत्याशी है। केदारनाथ उपचुनाव का ये चुनावी रण जिसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो केदारनाथ विधानसभा में वोटरों की संख्या कुल मतदाता 90,540 है, पुरुष मतदाता 44,765 है। वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 75,775 हैं और सर्विस वोटर 2,249। तो आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी आशा नौटियाल ने महेश्वर घाटी के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर जनता से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। इसको हम कैसे अच्छा बनाएं, सजाएं, संवारें, किस तरह से ये अच्छा हो ताकि और ज्यादा संख्या में लोग कार्यशिला आए और हमारा जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको यही रोजगार मिले। हमारे पास बहुत सारे धार्मिक और तीर्थाटन के क्षेत्र हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अच्छे ढंग से संवार और सजा सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को यहाँ रोजगार मिले, उनको बाहर न भटकना पड़े और अधिक से अधिक संख्या में, जिस तरह से कुछ सालों से हुआ है। बहुत पहले यात्रा बहुत सीमित आती थी, आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं।
उधर देहरादून दिल्ली के बीच बंद रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा और फिलहाल इसमें अभी तक 75% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलने लगेगा। वहीं किसानों को पशुओं और साथ ही मुर्गियों को की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए अब पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू साइन किया है। इस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय जो है वो दोगुनी हो। उसके लिए ये कदम कारगर साबित होगा। ये देखिए, कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो क्राउड फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद है। आज एक एमओयू पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और आईटीबीपी के आईजी साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार, माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी, तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले और हम वहां के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। उधर साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कभी किसी भी प्रकार से अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द पुलिस थाने या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी दें। देखिए, इस अवसर पर किसी भी प्रकार का अगर कोई लिंक जो है दीपावली शुभकामना संदेश का है या पैसे आदान प्रदान का है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्राप्त होता है तो कृपया करके जाने अनजाने उसको लिंक को क्लिक ना करें। उसके बाद अगर कोई अननोन या एनोनिमस कोई कॉल आती है आपसे, आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स या आपके परिजनों की कोई जानकारी वगैरह मांगी जाती है, तो कृपया करके वो शेयर ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं। और देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।